morning student, welcome to Gaya Guidance Program. Myself Akash Anand, mathematics teacher, plus 2 high school both Gaya, going to continue the crash course of probability class 12th. बच्चों probability के class 12th के crash course के अंतर्गत हम लोग probability में conditional probability, multiplication theorem on probability, independent event, partition of sample space, theorem of total probability, Bayes theorem, इन सारी चीज़ों का स्टडी कर चुके हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी किया था और उसमें हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा था। आज का जो हमारा क्लास है वो रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सटेंशन है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें हम लोग देखेंगे बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बर्नौली ट्रायल जो है उसके जानने के बाद ही हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। तो आज हम लोग बर्नौली ट्रायल्स की शुरुआत करते हैं, बोर्ड से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि बर्नौली ट्रायल आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक सिक्के को टॉस करते हैं, यानी हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं। तो मान लीजिए कॉइन को टॉस करना क्या है, तो कॉइन को टॉस करना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग को कुछ डेफिनेट आउटकम्स आते हैं, पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। लेकिन सिक्के को हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं, एक बार टॉस कर रहे हैं, 2 बार टॉस कर रहे हैं, 10 बार टॉस कर रहे हैं, 50 बार टॉस कर रहे हैं, तो जितनी बार हम टॉस करते हैं सिक्कों को वो कहलाता है ट्रायल्स। यानी कहने का मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारे ट्रायल्स हो सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए वो ट्रायल क्या होता है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में n नंबर ऑफ ट्रायल हो सकते हैं, जहां पर n डिपेंड करता है कि कितने ट्रायल्स हैं उसमें, है ना। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बर्नौली ट्रायल के बारे में कि बर्नौली ट्रायल जो है किस तरह का ट्रायल है ना। तो देखिए, यहां पर हम लोग कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें हम लोग कह सकते हैं कि द ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, द ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी बर्नौलीज ट्रायल। बर्नौलीज ट्रायल if it satisfy following conditions। देखिए, हमने यहां पर लिखा है कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो ट्रायल्स होंगे वो बर्नौली ट्रायल्स कहे जाएंगे अगर वो निम्नलिखिद कंडीशंस का, फॉलोइंग कंडीशंस को फॉलो करें। तो वो कंडीशंस क्या क्या है? तो पहला है देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। देखिए, ट्रायल्स की संख्या जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम एक सिक्के को टॉस करते हैं, तो हम उसको जब भी टॉस करेंगे तो कितनी बार टॉस करेंगे? 10 बार करेंगे, 20 बार करेंगे, 50 बार करेंगे या 100 बार करेंगे। यानी हमारे जो ट्रायल्स हैं वो काउंटेबल होना चाहिए, जिनकी गिनती संभव हो सके, जो गिनने योग्य हो। ऐसा नहीं कि हम एक मतलब सिक्के को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो है टॉस करते रहे, तब तो फिर उसको गिनना ही संभव नहीं होगा। तो सबसे पहला है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का ट्रायल जो है वो बर्नौली ट्रायल कहलाएगा अगर देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स को हम लोग गिन सकते हो। दूसरा है कि ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। देखिए, आप जितने भी ट्रायल्स हैं उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी मान लीजिए कि हम एक सिक्के को टॉस कर रहे हैं, 10 बार टॉस कर रहे हैं, तो पहले बार अगर टॉस करेंगे तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी और टेल आने का प्रोबेबिलिटी बराबर होगा। हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ होगा और टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी हाफ होगा। अगर दूसरी बार हम टॉस करेंगे तो फिर से हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी बराबर होगा। तीसरी बार टॉस करेंगे, यानी कि ट्रायल जो होंगे वह इंडिपेंडेंट ट्रायल का मतलब क्या होना चाहिए कि प्रत्येक अगला ट्रायल जो है पिछले वाले ट्रायल पर डिपेंड नहीं करता है, यानी यहाँ पर कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट के रूप में होना चाहिए। मतलब प्रत्येक ट्रायल
अपने पहले वाले ट्रायल से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायल को बर्नौली ट्रायल होने के लिए जो ट्रायल्स होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और तीसरा, प्रत्येक ट्रायल जो है डाइकोटोमस होना चाहिए। डाइकोटोमस का मतलब होना चाहिए कि उसमें दो आउटकम्स होना चाहिए, आइदर यस या नो, या और बेटर वे में कह सकते हैं यस यानी सक्सेस और नो यानी फेलियर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ईच ट्रायल जो है उसमें एग्जैक्टली टू आउटकम्स होने चाहिए, आइदर सक्सेस और फेलियर। तो यहां पर लिखेंगे ईच ट्रायल शुड हैव एग्जैक्टली टू आउटकम्स सक्सेस एंड फेलियर। मतलब प्रत्येक ट्रायल का दो ही आउटकम होना चाहिए, या तो सक्सेस होना चाहिए या फेलियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम एक डाई को रोल कर रहे हैं, एक पासे को हम रोल कर रहे हैं, और मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि हम सक्सेस बोल रहे हैं कि 4 से ग्रेटर नंबर आए, हम डाई को रोल करें और नंबर ग्रेटर देन 4 आए तो वो हमारा सक्सेस है। तो 4 से ग्रेटर नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर 4 से ग्रेटर नंबर आ रहा है, 5 या 6 आ रहा है, तो हम कहेंगे सक्सेस हुआ। और अगर 5 और 6 ना आकर के 1 से लेकर 4 तक कोई भी नंबर आ गया तो हम कहेंगे कि हम सक्सेस प्राप्त नहीं किए, यानी हम लोग फेलियर को प्राप्त किए। यानी कहने का मतलब है कि ट्रायल में दो ही आउटकम होना चाहिए, या तो हम सक्सेस होंगे या फेल होंगे, यानी सक्सेस और फेलियर दो ही आउटकम होना चाहिए। और चौथा जो है वो है दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल शुड बी सेम। और प्रत्येक ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए, किसी भी ट्रायल को बर्नौली ट्रायल कहलाने के लिए ये चारों कंडीशन को फुलफिल होना जरूरी है। अगर 4 में से एक भी कंडीशन को अगर फुलफिल कोई ट्रायल नहीं करता है तब हम उसको बर्नौली ट्रायल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बर्नौली ट्रायल क्या होता है। तो बर्नौली ट्रायल के बारे में आप याद रखिएगा कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के ट्रायल जो होंगे वो बर्नौली ट्रायल तभी कहलाएंगे जब नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो फाइनाइट हो। दूसरा, ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह हो, यानी प्रत्येक ट्रायल पहले वाले ट्रायल से पर डिपेंड नहीं करता हो, यानी कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं हो, एकदम इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह प्रत्येक ट्रायल्स हो। और तीसरा है ईच ट्रायल शुड हैव एग्जैक्टली टू आउटकम, प्रत्येक ट्रायल में दो ही आउटकम होना चाहिए, सक्सेस और फेलियर। और चौथा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल शुड बी सेम, और मतलब प्रत्येक ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए। जब सक्सेस का प्रोबेबिलिटी सेम होगा तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी भी सेम ही होगा, है ना। तो इन बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इन सारे पॉइंट्स को है याद रखेंगे तब आसानी से आप समझ सकते हैं कि हमारा बर्नौली ट्रायल क्या होता है, ठीक है। अब जो है हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग देखते हैं कि हम लोग बर्नौली ट्रायल को और बेटर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग एक सिक्के को टॉस करते हैं, मान लीजिए एक सिक्के को हम टॉस करते हैं 10 टाइम्स, है ना। ए क्वाइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, 10 बार एक सिक्के को टॉस करते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी सिक्के को 10 बार टॉस करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल जो है n बराबर 10 है ना, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल है। एक बात तो यहाँ क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ ट्रायल क्या है, हमारा 10 है। अच्छा, प्रत्येक ट्रायल में जब हम सिक्के को टॉस करते हैं, है ना, तो हेड आने का जो हेड आना और टेल आना, ये जो है प्रत्येक ट्रायल में, मान लीजिए पहला थ्रो करते हैं तो हेड आने का पहला अगर फर्स्ट ट्रायल हम लोग करते हैं तो उसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है और टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, ठीक है। सेकेंड थ्रो करते हैं तो अब सेकेंड थ्रो में भी हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है और टेल आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है ना। थर्ड थ्रो करते हैं उसमें भी हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है और टेल आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है, यानी मतलब प्रत्येक ट्रायल जो है वो पहले वाले ट्रायल से इंडिपेंडेंट है ना, यानी अगला ट्रायल पिछले वाले ट्रायल से प्रभावित नहीं हो रहा है ना। तो ये है। और तीसरा है कि अगर हम लोग यहाँ पर डिफाइन करें कि हमारा हेड आना सक्सेस है तो हेड आना हमारा सक्सेस है और टेल आना हमारा फेलियर है। तो हेड मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर हो सकता है कि हम लोग के पास दो ही आउटकम्स हैं, हेड आएगा तो हम सक्सेस होंगे, हेड नहीं आएगा तो हम सक्सेस नहीं होंगे, यानी वो हमारा फेलियर हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी क्या है, दो ही आउटकम्स हैं। और चौथा हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो प्रत्येक ट्रायल में क्या है, सेम है। तो सब में आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है हमारा हाफ हाफ चला आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक बर्नौली ट्रायल का एग्जांपल हुआ।
चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल हमारा ये है कि ये एग्जाम्पल नंबर 30 आपका एनसीईआरटी का है। उसमें कहता है कि 6 बॉल आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 7 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल्स। देखिए एक अर्न है, यानी एक अर्न के अंदर, एक अर्न है, थैला है, उसके अंदर रेड कलर के मान लीजिए 7 बॉल्स हैं और ब्लैक कलर के मान लीजिए 9 बॉल्स हैं, ठीक है। तो रेड कलर के 7 बॉल और 9 कलर के, रेड कलर के 7 बॉल और ब्लैक कलर के 9 बॉल है ना। और इसमें से 6 बॉल को सक्सेसिवली ड्रॉ करना है। 6 बॉल को हम लोग को सक्सेसिवली एक एक करके ड्रॉ करना है। यहां पर कंडीशन है कि ड्रॉ जो हम लोग करते हैं वो एक है विथ रिप्लेसमेंट और एक दूसरा कंडीशन है विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए इसमें कहना ये हम चाह रहे हैं कि हम लोग को कितने बॉल, यहां पर n बराबर तो 6 है ना, यानी हम लोग को 6 बार बॉल को सक्सेसफुली ड्रॉ करना है। यहां पर कंडीशन लगा हुआ है कि पहले कंडीशन में जो हम बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो रिप्लेसमेंट के साथ कर रहे हैं, यानी अगर हम मान लीजिए कि एक बॉल उसमें से निकाल लिए तो जब हम दूसरा बॉल निकालने जा रहे हैं तो पहले निकाले गए बॉल को हम वापस उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, इसमें हम लोग कहेंगे कि हम लोग एक बॉल निकाले, उसके बाद दूसरा बॉल निकालने जा रहे हैं तो पहला बॉल फिर से उसमें वापस डाल दे रहे हैं। फिर हम लोग तीसरा बॉल निकालने जा रहे हैं तो फिर से दूसरे बार निकाले गए बॉल को फिर से उसमें वापस रख दे रहे हैं। तो यहां पर देखिए कि अगर हम लोग यहां मानते हैं कि हमारा सक्सेस जो है वो है रेड बॉल का आना, मान लीजिए कि हम रेड बॉल को ड्रॉ करते हैं, वो हमारा सक्सेस है। सक्सेस को हमने डिफाइन किया है कि हमारे पास अगर रेड बॉल आता है तो वो हमारा सक्सेस है। तो चलिए हम अगर निकालें कि रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो देखिए रेड बॉल संख्या में 6 है और टोटल बॉल हो गए 9 और 7 16, तो 7/16 जो है फर्स्ट ट्रायल में अगर हम रेड बॉल को निकालते हैं तो रेड बॉल के निकालने का प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, 7/16 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए सेकेंड बार अगर हम बॉल को ड्रॉ करते हैं तो सेकेंड बॉल अगर हम बॉल को ड्रॉ करते हैं तो फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो रेड बॉल हम लोग निकाले थे वो उससे वापस उसमें रख दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि फिर से हमारा रेड बॉल जो है 7 का 7 है और टोटल बॉल हमारा 16 ही है ना। तो यानी हम देख रहे हैं कि जो पहला ट्रायल था या दूसरा ट्रायल था, इन दोनों ट्रायल में रेड बॉल को हम लोग ड्रॉ किए हैं जो कि हमारा सक्सेस है और उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। तो हम लोग कहेंगे कि चलिए ये तो बर्नौली ट्रायल है, क्योंकि इसमें देख लीजिए कि नंबर ऑफ ट्रायल जो n बराबर है 6 है ना। और प्रत्येक ट्रायल जो है पहले वाले से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हर बार हम लोग बॉल को वापस डाल दे रहे हैं, जो निकाले गए बॉल है उसको वापस डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर इवेंट जो है वो जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। और तीसरा कि हमारे पास हमने रेड बॉल का ड्रॉ करने को सक्सेस माना है, तो ब्लैक बॉल को ड्रॉ करना ऑब्वियसली हमारा फेलियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सक्सेस और फेलियर 2 आउटकम है ना। और चौथा कि प्रत्येक ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी जो है हमारा सेम है। तो चूंकि ये बर्नौली ट्रायल के चारों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा बर्नौली ट्रायल के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम विदाउट रिप्लेसमेंट का केस कंसिडर करें, है ना, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या हुआ कि पहले बार हम लोग वही करते हैं कि सक्सेस हमारा रेड बॉल है, रेड बॉल का ड्रॉ करना हमारा सक्सेस है। तो अगर हम लोग पहली बार फर्स्ट ट्रायल में रेड बॉल को ड्रॉ करते हैं तो रेड बॉल को ड्रॉ करेंगे तो रेड बॉल के निकलने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा, 7/16 हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग सेकेंड ट्रायल करेंगे, दूसरा ट्रायल करेंगे और फिर से अगर रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो अब तो एक रेड बॉल निकल चुका है, तो अब रेड बॉल की संख्या हमारे पास 6 हो गई और टोटल बॉल हमारे पास कितने हो गए, 15 हो गए, है ना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि मतलब ये दोनों ट्रायल जो है, इसमें एक कंडीशन तो है कि नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो 6 है, ये तो क्लियर है कि फिक्स है इसमें। लेकिन यहाँ पर जो इवेंट है वो जो ट्रायल्स है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि एक बार जो हमारा रेड बॉल का निकालने का जो प्रोबेबिलिटी था वो 7/16 आ रहा था और दूसरे बार में 6/15 आ रहा है ना। तो यहाँ पर ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रायल है वो पहले निकाले गए बॉल के कारण वो पहले वाले ट्रायल पर वो डिपेंड कर रहा है ना। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो बर्नौली ट्रायल नहीं है, क्योंकि ये सेकेंड केस से ही हम लोग को लग रहा है कि ये बर्नौली ट्रायल के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारा बर्नौली ट्रायल नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि बर्नौली ट्रायल क्या होता है। अब हम लोग बर्नौली थ्योरम की बात करते हैं, है ना। तो बर्नौली थ्योरम क्या है इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं
बर्नौलीज थ्योरम। देखिए हम यहाँ पर एक बात आपको बता देते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट देयर बी एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इन एन एक्सपेरिमेंट, मान लेते हैं कि किसी एक्सपेरिमेंट में एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है और रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो डिपेंड करता है, वो डिनोट करता है नंबर ऑफ सक्सेस इन दिस ट्रायल्स। ऐसे मान लेते हैं कि लेट देयर बी एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स जो है वो एन है ना, इन एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट में जो देयर बी एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है किसी एक्सपेरिमेंट में, एंड एक्स जो है एंड रैंडम वेरिएबल एक्स, रैंडम वेरिएबल क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है, आप उसको देख भी सकते हैं। रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस इन दीज ट्रायल्स, है ना। और हम लोग मान लेते हैं लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सक्सेस, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सक्सेस in a single trial be P, and that of getting failure be Q, so that P plus Q is equal to 1। देखिए यहां पर ऐसे समझना है, देन देखिए यहां पर यह समझना है कि हम लोग मान रहे हैं कि किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हो, है ना, और रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो उन ट्रायल्स में सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो प्रत्येक सिंगल ट्रायल में जो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है उसको स्मॉल पी से हम डिनोट कर रहे हैं। याद रखिएगा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हमेशा स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है, और फेलियर को जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो चूंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो डाइकोटोमस है, याद इधर हम लोग सक्सेस को प्राप्त करेंगे या फिर हम लोग फेलियर को प्राप्त करेंगे, तो हमारा जो सक्सेस और फेलियर के प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो 1 होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर सक्सेस का प्रोबेबिलिटी p है तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p होगा, है ना, और उसको हम लोग q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम ऐसे मान लेते हैं इसका, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करते हैं कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू अगर हम r के बराबर ले लें, यानी हमारे n ट्रायल्स में अगर सक्सेस की संख्या हमारी r हो, है ना, n ट्रायल्स में अगर सक्सेस की संख्या r हो, है ना, तो हम लोग उसका कैसे निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। ये फॉर्मूला होगा NCR p टू द पावर r इंटू q टू द पावर n माइनस r। देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करने का एक फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x जो है रैंडम वेरिएबल x जो है वो सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, और नंबर ऑफ सक्सेस को अगर हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r जो हुआ, r सक्सेस जो हुआ उसको निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं NCR इंटू p टू द पावर r इंटू q टू द पावर n माइनस r। ये हमारा जो है मतलब सक्सेस के प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए ये आया कहां से, थोड़ा हम इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि ये देखते हैं कि ये कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए हम इसके प्रूफ की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं प्रूफ में कि सक्सेस को हम लोग मान लेते हैं f से और फेलियर को मान लेते हैं f से, है ना। लेट ऐसे मानते हैं, इसका प्रूफ हम बताने जा रहे हैं आपको। मान लेते हैं यहाँ पर कि लेट अस डिनोट a success by S and a failure by F, number of ways of getting R successes in n trials इज इक्वल टू NCR। देखिए यहां पर हम लोग
कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग 11 क्लास में पढ़े हैं। तो अगर n ट्रायल में से अगर n ट्रायल्स में से r ट्रायल जो है हमारा सक्सेस का हो, है ना, तो कितने तरीके से नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग r सक्सेस, कितने तरीके से हम लोग सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे NCR, है ना। तो इसलिए यहां से अगर हम निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस अगर निकालना हो तो हम लोग देख सकते हैं NCR, है ना, इनटू सक्सेस S इंटू S इंटू S, ये हमारा आएगा, है ना, S इंटू S हमारा S, ये कितनी बार आएगा, सक्सेस हमारा आएगा R टाइम्स, क्योंकि R बार हमारा सक्सेस आया है। और फेल्योर कितनी बार आएगा, एंड फेल्योर F इंटू F डॉट 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 F, ये कितनी बार आएगा, तो ये आपका आएगा N माइनस R टाइम्स, है ना, N माइनस R टाइम्स आएगा ये, ठीक है। तो अब देखिए यहां से ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं NCR इक्वल इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये कितनी बार आएगा, ये R टाइम्स के लिए आएगा, ठीक है। और इसी तरह से यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, ये कितनी बार आएगा, N माइनस R टाइम्स आएगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को स्मॉल p से डिनोट किया है, तो ये हमारा हो जाएगा P इंटू P R टाइम्स तक के लिए आएगा ये, और यहां पर आएगा क्या होगा, Q इंटू Q, ये हो जाएगा N माइनस R टाइम्स के लिए। तो ये आ जाएगा आपका NCR इंटू P का पावर R इंटू Q का पावर N माइनस R, और ये आपका R सक्सेसेस के लिए प्रोबेबिलिटी जो है आपका इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बर्नौली थ्योरम, है ना। इसी से हम लोग प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस का कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला जो है आप लोग याद रखेंगे तो आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना। ये तो हम लोगों ने अभी देखा है बर्नौली ट्रायल से, बर्नौली के ट्रायल से हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाला है। अब हम लोग देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसमें। तो चलिए अब हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हमें यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करते हैं, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए कि हमारा x जो है, रैंडम वेरिएबल x जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है और नंबर ऑफ सक्सेस हमारा r है, तो नंबर ऑफ सक्सेस निकालने के लिए हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा है NCR इंटू P का पावर R इंटू Q का पावर N माइनस R, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा है, जहां P क्या है, P हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और Q क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर है, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि हम एक यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम एक बना रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सक्सेस की संख्या को, है ना, और यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस, है ना। तो मान लीजिए कि हमारे पास सक्सेस, मान लेते हैं कि हम n ट्रायल करते हैं और n ट्रायल करने के बाद हमारे पास 0 सक्सेस मिलता है। n ट्रायल करते हैं उसमें हमको 1 सक्सेस मिलता है, या n ट्रायल में से हमको 2 सक्सेस मिलता है ना। और इसी तरीके से डॉट 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 करते हुए, है ना, हमारे पास अगर मान लीजिए कि x ट्रायल करते हैं, मान लीजिए कि हमारा जो n ट्रायल में से x ट्रायल जो है मतलब x सक्सेस मिलता है, n ट्रायल में से x हमारा सक्सेस मिलता है ना। और इसी तरह से आगे बढ़ते चले गए और nवें ट्रायल में, यानी n ट्रायल्स है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स n है और उसमें हमको n सक्सेस मिलता है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला पर अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो देखिए अगर हम n बराबर, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी r जो है, मतलब यहाँ पर सक्सेस r जो है उसका वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NC0, है ना, NC0 और P का पावर 0, तो P का पावर 0 तो 1 होगा, और यहाँ Q का पावर N माइनस 0, तो यहाँ पर Q का पावर हो जाएगा N, है ना। अगर फिर हम लोग 1 पुट करें, अगर सक्सेस 1 हो हमारा n ट्रायल में अगर 1 सक्सेस हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हम NC1, है ना, और यहाँ पर लिख सकते हैं P का पावर 1 और Q का पावर हम लिख सकते हैं N माइनस 1, इस तरह से आ जाएगा, है ना। उसके बाद फिर हम इसको लिख सकते हैं NC2 P का पावर 2
और q का पावर n-2, ठीक है। और उसी तरह से अगर हमारे पास मतलब x सक्सेस मिला है तो हम लिख सकते हैं NCx इंटू पी का पावर x इंटू क्यू का पावर n-x। और उसी तरह से अगर हम लास्ट में जाएं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा NCn, है ना, और p का पावर n, ठीक है, और इंटू q का पावर n-n, यानी 0, q का पावर 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर q का पावर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए अगर इस चीज को थोड़ा सा इस तरह से हम समझें, इस चीज को हम अगर ऐसे लिखें, NC0 है, q का पावर n है, यहाँ पर ये जो है ये आपका NC1 है, q का पावर n-1 है, इंटू p का पावर 1 है, यहाँ पर NC2 है, यहाँ पर q का पावर n-2 है, इंटू p का पावर 2 है, और इसी तरह से यहाँ है NCx q का पावर n-x इंटू p का पावर x, और इसी तरह से यहाँ आ गया NCn, है ना, और यहाँ p का पावर n। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़े हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, आप पढ़े हैं कि अगर a प्लस बी का पावर n रहता है तो आप उसको क्या लिखते हैं, a प्लस बी का पावर n रहता है तो आप इसको लिखते हैं NC0, है ना, a टू द पावर n प्लस NC1, है ना, a टू द पावर n-1 इंटू b, है ना, NC2 a का पावर n-2 इंटू बी का स्क्वायर, और इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं और लास्ट में लिखते हैं NCn इंटू बी का पावर n। इसमें क्या देखते हैं कि a का जो पावर है वो डिक्रीज करते जा रहा है, n से n-1, n-1 से n-2, n-2 से घटते घटते लास्ट में 0 हो गया। और यहाँ पर देखिए कि b का पावर बढ़ते चला जा रहा है, b का पावर यहाँ 1 है, 0 है, यहाँ फिर 1 है, यहाँ फिर 2 है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर q का पावर n है और p का पावर 0 है, फिर q का पावर n-1 है तो p का पावर 1 है, फिर q का पावर n-2 है तो यहाँ p का पावर 2 है ना। और उसी तरह से लास्ट में देख रहे हैं कि q का पावर यहाँ 0 है, p का पावर n है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं q प्लस p टू द पावर n, यानी ये जो है वो ये जो आपका px जो है वो इसका क्या है, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना। आप देख रहे हैं कि px जो है वो इसका एक्सपेंशन है। और आप देख लीजिए कि अब बारी बारी से इसमें अगर आप n बराबर रखते हैं 0, है ना, 1, 2 से लेकर के n तक अगर रखते हैं तो आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इसीलिए हम लोग इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि बर्नौली का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन के रूप को फॉलो करता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए अब जो है इस चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं, अब सारे थ्योरी को पढ़ चुके हैं, अब कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं इसमें, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं इसमें कि किस तरह के प्रॉब्लम जो है इस चैप्टर में हो सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 का। देखिए ये पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें कहता है कि ए क्वाइन इज टॉस्ड 4 टाइम, ए क्वाइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स if x is the number of heads observed, find the probability distribution of x, find the probability distribution of x। देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कहता है कि क्वाइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक सिक्के को 4 बार टॉस किया गया। इफ x इज द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व्ड, अगर हमारा रैंडम वेरिएबल x जो है, हमेशा याद रखिएगा कि रैंडम वेरिएबल x जो है बर्नौली ट्रायल में सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सक्सेस को। तो यहां पर कह रहा है कि x इज द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो हम लोग को x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपको पता है कि जब हम किसी सिक्कों को टॉस करते हैं, देखेंगे व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड वी हैव, हम लोग क्या सैंपल स्पेस देखते हैं, यहाँ पे सैंपल स्पेस हमारा होगा h, t, ये 2 आउटकम्स होंगे हमारे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी हाफ, है ना, 1/2 होगा। और प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ए हेड को नहीं, नॉट गेटिंग ए हेड को नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, इसको तो हम लोग स्मॉल p भी लिख सकते हैं। और हेड के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
ये हो जाएगा 1 माइनस पी यानी 1 माइनस 1/2 यानी हाफ, इसको हम लोग क्यू लिख सकते हैं। तो पी और क्यू हमारा निकल गया। अब हमारा जो है एक्स क्या है, एक्स यहाँ पर हम लोग को डिपेंड करता है, एक्स बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ, एक्स पर एक रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व्ड है, हेड्स ऑब्जर्व्ड। तो देखिए एक्स जो हमारा नंबर ऑफ हेड है, तो अगर हम सिक्के को 4 बार टॉस कर रहे हैं तो एक्स का जो वैल्यू होता है, हो सकता है, क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू जो है वो हो सकता है 0, 1, 2, 3 और 4, ये हो सकता है। ये मानिए हमारा अगर सिक्के को 4 बार टॉस कर रहे हैं तो हो सकता है कि 4 टॉस करने में एक भी बार हेड नहीं है, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 होगा। एक बार हेड आएगा, 2 बार हेड आएगा, 3 बार हेड आएगा या 4 के चारों बार हेड आएगा, तो ये आपका एक्स का ये पॉसिबल वैल्यू है, यानी एक्स का वैल्यू जो है ये हो सकता है। तो अब यहाँ पर अगर हम पी एक्स बराबर 0 का वैल्यू निकालें तो आपको पता है कि हम लोग पढ़े हैं कि फॉर्मूला क्या होता है कि एन, यानी अगर पी एक्स बराबर आर सक्सेस के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मतलब सक्सेस आर हमारा है, एक्स बराबर आर के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, एन सी आर इंटू पी का पावर आर इंटू क्यू का पावर एन माइनस आर, ये हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर अगर 0, यहाँ पर पी एक्स बराबर 0 निकालेंगे या पी एक्स बराबर 1 निकालेंगे या पी एक्स बराबर 2 निकालेंगे या पी एक्स बराबर 3 निकालेंगे या पी एक्स बराबर 4 निकालेंगे, तो क्या होगा, इसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको सेट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, एन हमारा कितना है, 4 बार टॉस किया गया है तो एन का वैल्यू 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा 4C0 और पी का जो वैल्यू है वो हाफ है और एक भी सक्सेस नहीं मिला हुआ तो यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर हाफ इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा 4C0 का वैल्यू 1 होता है, हमेशा रखिएगा याद कि NC0 का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 और ये भी आपका 1 है और ये आपका क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 यानी 4, यानी ये 1/16 आ जाएगा। तो यहाँ आपका जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा वो 1/16 आएगा। अगर मान लीजिए 1 करते हैं तो 4C1 है ना, यहाँ पर हाफ का पावर 1 होगा और यहाँ पर हाफ का पावर क्या होगा 4 माइनस 1 यानी 3 होगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4C1 का वैल्यू 4 होता है, यहाँ हाफ है और यहाँ 1, ये आपका 1/2 का पावर 3 है तो ये 1/8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो हमारा प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा वो हमारा 1/4 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ 4C2 करेंगे, है ना, यहाँ पर हाफ का पावर यहाँ पर 2 देंगे और यहाँ हाफ का पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4C2 का वैल्यू। देखिए अब वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको अगर एनसीआर का वैल्यू निकालना रहता है तो आप लिखते हैं ना फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो यहाँ पर अगर आपको वैल्यू निकालना है 4C2 का, ये 4C2 का वैल्यू निकालना है तो 4C2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 माइनस 2। तो देखिए 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 3 गुने फैक्टोरियल 2, यहाँ भी फैक्टोरियल 2 और यहाँ फैक्टोरियल 2 को 2 गुने 1 कर देते हैं, ये कट गया, ये आपका 2 बार में कट गया तो इसका वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया और इसका वैल्यू आपका 1/4 हो गया और इसका वैल्यू क्या हो गया इसका वैल्यू भी 1/4 हो गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 3 है, ये 2 है, तो इसका वैल्यू आपका 3/8 निकल के चला आएगा। और उसी तरह से ये आपका हो जाएगा 4C3 और यहाँ हाफ का पावर आपका कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा और यहाँ हाफ का पावर 4 माइनस 3 होगा तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 4C3 का वैल्यू और 4C1 का वैल्यू सेम ही होता है। आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को पढ़े भी होंगे कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर हम लोग यहाँ से अगर निकालते हैं 4C1 या 4C3 तो वैल्यू सेम ही आएगा इस फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला आप लोग 11 क्लास के में पढ़े हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली 4 पुट कर देते हैं इंटू 1/8 और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, है ना। तो ये 2 बार में कट गया तो यहाँ पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा वो 1/4 निकल के आएगा। और पी एक्स बराबर 4 करेंगे तो यहाँ 4C4 होगा। याद रखिएगा NCN का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 4C4, यहाँ से हाफ का पावर 4 इंटू हाफ का पावर 4 माइनस 4 यानी 0। तो ये हो जाएगा, है ना, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 1/16 और इंटू ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा 1/16, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अगर रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, तो हम लोगों ने बर्नौली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इसका जो प्रोबेबिलिटी है हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। तो इसका प्रोबेबिलिटी आ गया आपका 1/16, इसका प्रोबेबिलिटी आ गया 1/4, है ना, और इसका प्रोबेबिलिटी आपका 3/8 निकल के आ गया और इसका प्रोबेबिलिटी निकल के आपका आ गया
इसका आ गया आपका 3 का प्रोबेबिलिटी निकल के आ गया 1/4 और इसका निकल के आपका आ गया 1/16। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस इन 3 टॉसेज ऑफ ए डाई। देखिए एक पासे को 3 बार टॉस किया गया, एक पासे को 3 बार टॉस किया गया। क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of the number of sixes in 3 tosses of die। 3 tosses of die मतलब एक पासे को हम 3 बार टॉस करते हैं, एक पासे को हम लोग 3 बार टॉस करते हैं, तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस, है ना। तो अगर हम देखिए हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि व्हेन अ डाई इज टॉस्ड, एक डाई को जब हम टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आउटकम्स हमारे पास आएंगे। तो हम अगर यानी हम लोग को यहाँ कहा जा रहा है कि 6 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो 6 आने को अगर हम सक्सेस माने तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 जो है, जो कि हमारा सक्सेस है, वो हमारा हो जाएगा 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, इसको हम स्मॉल p से मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - p यानी 1 - 1/6 यानी 5/6 आ जाएगा। इसको हम लोग q मान लेते हैं, तो हमारा p और q निकल गया है। अब देखिए x जो है हमारा क्या है, x जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या करता है, x जो है एक रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ सिक्सेस, x बराबर नंबर ऑफ सिक्सेस, ये नंबर ऑफ सिक्सेस को डिनोट करता है। तो ये कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है, अगर हम लोग सिक्के को डाई को कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो 3 बार जब टॉस कर रहे हैं तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी एक डाई को टॉस करने में हो सकता है कि एक भी बार 6 ना मिले, या हो सकता है कि मतलब कि अगर हम इसको 3 बार टॉस कर रहे हैं तो 1 बार 6 मिले, है ना, या 3 बार टॉस कर रहे हैं उसमें 2 बार 6 मिले, या 3 बार टॉस कर रहे हैं तो तीनों बार 6 मिल जाए हमारा, है ना। तो x जो है ये पॉसिबल वैल्यू ले सकता है। तो अगर हम यहाँ पर निकालें px बराबर 0 के लिए निकालें और px बराबर 1 के लिए निकालें, px बराबर 2 के लिए निकालें और px बराबर 3 के लिए निकालें, तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। यहाँ पर फॉर्मूला वही लगाएंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस को हम लोग कैसे लिखते हैं, लिखते हैं NCR p का पावर r इंटू q का पावर n - r, यही तो हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 3C0, है ना, और p हमारा है कितना 1/6, है ना, इसका पावर हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 5/6, इसका पावर हो जाएगा कितना 3, तो ये हमारा निकल गया 3 - 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3C0 का वैल्यू तो 1 होता है और ये भी 1 है और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5/6 का पावर 3 है तो 125/216 हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 125/216। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3C1 और ये 1/6 का पावर 1 और यहाँ 5/6 का पावर क्या हो जाएगा 3 - 1, यानी यहाँ आ जाएगा 3 × 1/6 इंटू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 25/36, है ना। तो ये आपका 12 से कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25/72। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 3C2 करते हैं, यहाँ पर 1/6 का पावर यहाँ पर 2 होगा और 5/6 का पावर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2 यानी 1 होगा। तो ये हो जाएगा 3C2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो यहाँ पर कितना 3 आएगा इसका वैल्यू, तो 3 × 1/36 और इंटू ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 5/6। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये 2 बार में कट गया तो यहाँ से भी हमारा 5/72 ही आएगा, ये आ जाएगा हमारा 5/72। ठीक है,
और पी एक्स बराबर 3 करेंगे तो 3c3 होगा, 1/6 का पावर 3 होगा, 5/6 का पावर क्या हो जाएगा 3 - 3 यानी 0 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/216 हो जाएगा और इसका वैल्यू तो 1 होगा। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1/216, है ना। तो इस तरीके से आप x का वैल्यू, अगर x जो है इसका वैल्यू आप ले रहे हैं 0, 1, 2, 3, तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप निकालिएगा तो px का जो वैल्यू आपका निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 125/216 आ रहा है ना। ये 25/72 आ रहा है, फिर आपका 5/72 आ रहा है और यहाँ 1/216 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए अब एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है। देखिए इसी तरह के प्रॉब्लम जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह के प्रॉब्लम आपको पूछे जा सकते हैं। तो बहुत आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं, अगर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिए हैं तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि हम लोग को प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालना है। एग्जाम्पल हमारा 3 है, इसमें कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of the number of doublets in 4 throws of a pair of dice। देखिए जब हम लोग किसी भी डाई के एक पेयर को थ्रो करते हैं तो पता है आपको कि टोटल 36 आउटकम्स आते हैं। ये तो आप शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे कि व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन, है ना, तो देयर आर 36 पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने होंगे 36 होंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और यहां पर ऑल पॉसिबल डबलेट्स की अगर बात करें, ऑल पॉसिबल डबलेट्स की अगर बात करें तो कौन कौन से डबलेट्स आएंगे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। ये टोटल 6 डबलेट्स आ सकते हैं। तो यहां पर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट का अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी टोटल पॉसिबल डबलेट्स जो है हमारे 6 हैं और टोटल आउटकम 36 है। तो यह हमारे 1/6 आ जाएगा, है ना, डबलेट का प्रोबेबिलिटी, जिसको हम सक्सेस मान लेते हैं, इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। और प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग डबलेट नहीं प्राप्त करने का प्रोबेबिलिटी, डबलेट को नहीं प्राप्त करने का प्रोबेबिलिटी का निकालेंगे तो 1 - p होगा, 1 - 1/6 यानी क्या हो जाएगा 5/6। इसको हम लोग क्यों मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग मानते हैं कि लेट x डिनोट्स दी नंबर ऑफ डबलेट्स। हम x को मान लेते हैं x डिनोट द नंबर ऑफ डबलेट्स। तो यहां पर इन 4 थ्रोज, अगर 4 बार थ्रो किया गया है, इन 4 थ्रोज वी हैव x का वैल्यू कितना हो सकता है 4 बार अगर हम थ्रो किए हैं तो यह भी हो सकता है कि एक बार भी डबलेट नहीं मिले, हो सकता है कि एक बार डबलेट मिले, 4 बार में एक बार डबलेट मिले, या 4 बार में 2 बार डबलेट मिले, या 4 बार में 3 बार डबलेट मिले, या 4 बार में 4 बार डबलेट मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो अब हम लोग यही करेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो px बराबर 0 के लिए निकालेंगे, px बराबर 1 के लिए निकालेंगे, px बराबर 2 के लिए निकालेंगे, px बराबर 3 के लिए निकालेंगे और px बराबर 4 के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो px बराबर 0 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4c0 इंटू ये हो जाएगा 1/6 का पावर 0, क्योंकि सक्सेस यहाँ पर 0 है और फेलियर हमारा 5/6 है। तो इसका पावर हमारा कितना हो जाएगा 4 होगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4c1 1/6 का पावर 1 और यहाँ 5/6 का पावर हो जाएगा 3। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4c2 1/6 का पावर 2 और यहाँ पर 5/6 का पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4c3 1/6 का पावर 3 और 5/6 का पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 4c4 1/6 का पावर 4
और 5/6 का पावर यहाँ पर 0 होगा। कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग जो वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए कैलकुलेट करने पर ये आपका आएगा 625/1296 आएगा, है ना। इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, ये आएगा 125/324 आएगा। कैलकुलेट कर लेंगे आप खुद से भी। और ये आपका आएगा 25/216, उसके बाद आपका आएगा 5/324 और उसके बाद आपका आएगा 1/1296। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन एक ही टाइप के थे जो मैंने बतलाया है और आई थिंक आप उसको समझ भी गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं इसमें। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि 6 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 6 सिक्के, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है कि 6 सिक्के को एक साथ टॉस किया गया। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 6 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 6 सिक्के को एक साथ टॉस किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसमें निकालना है क्या क्या। फर्स्ट में 3 हेड्स, सेकेंड में निकालना है हमको नो हेड, थर्ड में निकालना है हम लोगों को एटलीस्ट वन हेड, और 4 में निकालना है हम लोग को नो मोर देन 3 हेड्स। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए यहां पर सिक्के को 6 बार टॉस किया गया है, तो 6 बार टॉस किया गया है। तो अब देखिए यहां पर सिक्के को यहां पर 6 बार टॉस किया गया है। तो वी हैव सम, यहां पर इन टॉसिंग अ कॉइन वी हैव S बराबर HT, है ना। यहाँ पर एक सिक्के को जब टॉस करते हैं तो ये आता है आपका, है कि नहीं। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यहाँ पर निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, ये होगा 1/2, जिसको हम लोग P मान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड जो है वो क्या हो जाएगा 1 - P यानी 1 - 1/2 यानी हाफ इक्वल टू Q होगा, है ना। अब यहाँ पर x जो है हम यहाँ बोलते हैं x बराबर, हम यहाँ पर x जो रैंडम वेरिएबल x है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स को। x जो है नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पहला केस में आप देखिए कि पहले केस में अगर सिक्के को 6 बार टॉस किया गया, है ना, तो 6 बार टॉस किया गया तो 3 हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, 3 हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालते हैं तो यानी Px बराबर 3 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6C3, है ना, 6C3। और यहाँ जो आप निकालेंगे यहाँ पर हाफ इंटू, अगर ऐसे मान लें कि अगर हम यहाँ पर ऐसे मान लें 3 हेड निकालने का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो अगर मान लीजिए कि 3 हेड का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऐसा करते हैं, इसमें हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग एक ही में कंबाइंड करके बना देते हैं। ठीक है, अगर R सक्सेस यहाँ पर x बराबर अगर R रखें, और यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड को, है ना। R टाइम्स अगर नंबर ऑफ हेड आ रहा है तो Px बराबर को हम क्या लिख सकते हैं NCR इंटू P का पावर R इंटू Q का पावर N - R, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो N हमारा 6 है तो 6CR लिख सकते हैं, और हाफ इंटू यहाँ पर R जो है हाफ इंटू R लिख सकते हैं, इसको हाफ इंटू क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं N - R। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा N - R, तो N तो हमारा 6 है तो 6 - R लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6CR इंटू हाफ का पावर, ये दोनों बेस से तो जुड़ जाएगा तो ये हाफ इंटू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पुट करें,
अगर हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनाना है हमको कि हम लोग को 3 हेड के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो पी एक्स बराबर 3 अगर पुट करेंगे इसी फॉर्मूला में तो क्या हो जाएगा 6c3 इंटू हाफ का पावर कितना रख देंगे 6, है ना। तो 6c3 का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 6c3 का वैल्यू निकालना होगा तो फैक्टोरियल 6 अब फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3, है ना। तो ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और नीचे फैक्टोरियल 3 और यहाँ भी फैक्टोरियल 3 होगा तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकते हैं, इससे ये कट जाएगा, है ना। ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, ये इससे 2 बार में कटेगा तो 5 दूनी 10 दूनी 20 आ जाएगा यहाँ पर। तो 20 और इंटू यहाँ पर 2 का पावर 6 है तो 1/64 आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो 1/64, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 3 हेड का प्रोबेबिलिटी 5 चौको 20 और 16 चौको 64 तो 5/16 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड हमको निकालना है, कि एक भी हेड नहीं आए उसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो क्या करेंगे उसको यहाँ पर कर देंगे 6c0 इंटू हाफ का पावर, यहाँ पर हाफ का पावर क्या करेंगे यहाँ पर हाफ का पावर, यहाँ पर एक भी हेड नहीं, हाफ का पावर यहाँ पर 6 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो निकल के आ जाएगा 1/64, इसी फार्मूला में पुट कर देंगे। और उसी की तरह से हमको एटलीस्ट 1 हेड निकालना है, तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है एटलीस्ट 1 हेड का तो एटलीस्ट 1 हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड कम से कम 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एटलीस्ट 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको पी एक्स बराबर कम से कम 1 हेड आना चाहिए। तो आप 1 भी लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर 2 भी लिख सकते हैं, कितने बार टॉस किया गया है तो पी एक्स बराबर 3 भी लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर 4 भी लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर 5 भी लिख सकते हैं और पी एक्स बराबर 6 भी लिख सकते हैं। देखिए सबको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसको और इजी करने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ने से अच्छा है कि आप इसको क्या कीजिए, इतना बार जोड़ने से आप बच सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, देखिए सारे प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 होता है, तो 1 में से यहाँ पर सिर्फ पी एक्स बराबर 0 छूटा हुआ है तो 1 माइनस पी एक्स बराबर 0 इसमें कर दीजिए आप। अब यहाँ पर पी एक्स बराबर 0 का वैल्यू हमने निकाले हैं, कितना निकाले हैं 1/64 आया है, तो यहाँ पर 1/64 जो है घटा देंगे तो 1 माइनस 1/64 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 63/64। देखिए इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि हम 1 में से पी एक्स बराबर 0 घटा लें, यही टेक्निक होता है। तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट जो हमारा बचा है उसमें कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको निकालना है नॉट मोर देन 3 हेड, यानी हमको चौथा जो निकालना है प्रोबेबिलिटी है नॉट मोर देन 3 हेड, 3 हेड से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3 हेड से ज्यादा नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 3 मैक्सिमम है, यानी हेड 0 भी लिया जा सकता है, हेड 1 भी लिया जा सकता है, 2 भी लिया जा सकता है और 3 तक हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, प्रोबेबिलिटी x बराबर 1, प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 और प्रोबेबिलिटी x बराबर 3, है ना। ये आप निकाल सकते हैं और सबका वैल्यू निकाल करके यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6c0 इंटू हाफ का पावर 6, है ना। ये हो जाएगा 6c1 इंटू हाफ का पावर कितना 6 सॉरी, और यहाँ पर 6c2 इंटू हाफ का पावर 6 और 6c2 इंटू हाफ का पावर 6c3 होगा यहाँ हाफ का पावर 6, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप एक काम करिए, यहाँ पर तो सब कॉमन ही है, हाफ का पावर 6 तो कॉमन आप ले सकते हैं, तो हाफ का पावर 6 जो है इसको कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच गया 6c0 प्लस 6c1 प्लस 6c2 प्लस 6c3 हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू तो आराम से लिख सकते हैं, इसका वैल्यू तो आप निकालते हैं, एक कितना होता है 1/64, है ना। और इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा 6c0 का वैल्यू 1 होता है और 6c1 का वैल्यू 60 से आप जो है इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कैलकुलेट करने पर आएगा 42, है ना। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21/32। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आज के क्लास में मैंने आपको बर्नौलीज ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न है उसको मैंने हल करके बता दिया है। और
आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज के सेशन का पीडीएफ जो है वो भी मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके उसका स्टडी कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसको आप डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होता है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं निश्चित रूप से उसका आंसर दूंगा। धन्यवाद।